24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं अमित शाह कर्नाटक में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। दक्षिण में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, रोड शो पर निकल रहे हैं लेफ्ट और बीजेपी के नेता। कांग्रेस की भी तैयारी पूरी, तेलंगाना के वारंगल से कादियाम काफिया को दिया टिकट। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी सताने लगा गिरफ्तारी का डर, कहा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की चल रही है साजिश। बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार। ईडी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट में देना है जवाब, वहीं राजधानी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, कई घायल, इंसास और AK-47 समेत हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद। इजरायल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण पर रोक, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया आतंकी चैनल, कहा इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और इजरायल के खिलाफ हिंसा भड़काने में थी बड़ी भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी के अनुसार कल ही अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया था कि शराब घोटाले का महत्वपूर्ण किरदार विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस खुलासे के बाद कल ही आतिशी ने कहा था कि वो आज सुबह 10 बजे सनसनीखेज बात सबके सामने रखेंगी और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनके घर पर ईडी के छापे मारे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे यह बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के कारण आपके नेता जेल में हैं और खास तौर से आरोप को साबित करें। आतिशी, मनोहर कहानियां ये नहीं चलेंगी, आरोप साबित करें वरना पुलिस आयुक्त से शिकायत करेंगे, ये कहा है हरीश खुराना ने। आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। ये ऐसे चलने वाला नहीं है। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर
जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं। निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जब जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है, जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे दुर्गेश पाठक का नाम पेज नंबर 25 में रिमांड नोट पर है, उससे जांच की जाएगी। अब वो जांच के अंदर ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, नहीं ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ जो संवैधानिक कार्रवाई होगी। तो जैसे जैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, नए जो आरोप हैं वो आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट हमारे संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, अब जानना चाहेंगे जिस तरीके से आतिशी ने जाहिर तौर पर जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं बीजेपी पर शामिल होने की दबाव की स्थिति के लिए भी बनाया गया, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी तक हमने जो बीजेपी के नेता थे, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए, आरपी सिंह की बात की जाए, हरीश खुराना की बात की जाए, तो अभी तक जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से भी कही गई, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद गिरफ्तारी का डर अब सताने लगा आतिशी को भी। जी मुकुल, बिल्कुल जिस तरीके से आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे मेरे करीबियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो है कहा गया कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं, और वरना जो है 1 महीने में ईडी का जो है छापा पड़ेगा, ईडी जो है आपको गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे में जो है दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भाजपा के नेता है, वो कह रहे हैं कि ये आरोप जो है बेबुनियाद है। हालांकि जैसे कि मुकुल आपने भी दर्शकों को बताया कि कल जो बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें कि खुद केजरीवाल ने कहा था कि आतिशी ही और जो है दूसरे जो लोग हैं उनका नाम इसमें लिया था केजरीवाल ने। लेकिन आज जिस तरीके से आतिशी ने जो है कल शाम को ही ट्वीट किया था कि बड़ा खुलासा करेंगे, और आज उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया है। अब ये देखना है कि क्या ये एक माहौल बनाया जा रहा है, या फिर जो है दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि क्या उन्हें जो है ईडी का गिरफ्तारी का डर लग रहा है। जबकि मुकुल ये हम भी जानते हैं कि इस समय जो है चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से जो है आतिशी का कहना था कि ये कहीं ना कहीं केजरीवाल को अंदर करके लोकसभा चुनावों को जो है दिल्ली में जो है जिस तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उसी दूसरी तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि हम इस पूरी शिकायत को लेकर के जो है दिल्ली पुलिस के पास जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या आगे जो जैसे जैसे समय बीतेगा क्या कुछ अपडेट आएगा। लेकिन इस समय जो है यही है कि आतिशी या आम आदमी पार्टी जो कह रहे थे कि सेकेंड लाइन के जो टॉप लीडर है उनको गिरफ्तार करने के डर सता रहा है जी, या फिर जो है कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके से राजनीति, आपसी राजनीति का जो है एक वो बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। जी उर्मिलेश, और क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि इस तरह की मनोहर कहानियां जो हैं वो मत सुनाइए, आप नाम बताइए किसने आपको इस तरह का जो ऑफर अगर आपको दिया गया है, लेकिन क्या वाकई अब क्योंकि जो उन्होंने 4 नेताओं के नाम लिए हैं, अपना नाम भी उन्होंने उसमें शामिल किया, तो अब डर क्या यही है कि जैसे जैसे राज खुलते जाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जानकारी ईडी के साथ साझा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पे अब शिकंजा कसेगा जो अभी तक बाहर हैं? निश्चित तौर से जिस तरीके से कि खुलासा हुआ है मुकुल, उससे तो लगता है कि जो है आतिशी और तमाम जो अन्य 3 लोग हैं उनको भी ये लग रहा होगा कि ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक देखा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी लोगों के जो है नाम शराब घोटाले आबकारी नीति में आए हैं वो कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा उन पे कसा है। इस तरीके से उनको भी अंदर से ये लग सकता है कि जो है ईडी जो है हमें भी जो है तलब कर सकती है, ईडी हमें भी समन दे सकती है। जिस तरीके से कि आतिशी ने कहा है कि वो मेरे निजी आवास पे और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ छापा मार सकते हैं, तो अंदर से कहीं ना कहीं ये जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लग रहा है, जिस तरीके से कि आतिशी ने कहा है कि वो जो है ईडी के जो है छापे जो है मेरे घर पे पड़ सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा मुकुल की जैसे जैसे आगे समय आएगा तो उसका क्या जो है असर होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी की जो है आपसी खींचतान है कि एक तरफ जहां केजरीवाल अपने धर्मपत्नी को जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं जो है आतिशी और तमाम जो अन्य नेता है वो बनना चाहते हैं। वो अपनी आपसी लड़ाई के कारण जो है ये जो है निराधार आरोप लगा रहे हैं।
जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो आपसी खींचतान है, क्योंकि पार्टी के जो मतभेद हैं वो अब से पहले भी सबके सामने थे और अब भी लगभग वही स्थिति बनती नजर आ रही है कि जो अभी तक, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उसी पद पर बरकरार हैं, भले ही जेल में हो, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है, और दूसरी ओर जो और नेता हैं वो शायद इस इंतजार में है कि कब वो उस पद पर जा सकते हैं, और शायद उसी वजह से इस तरह के जो आरोप हैं लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि आतिशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उन्हें अप्रोच किया है भाजपा में ज्वाइन होने का, तो उसके बदले में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भाजपा के जो नेता, उन्होंने कहा है कि ये उनकी आपसी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए है जो है जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो इस तरीके से माहौल बना रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है अपनी धर्मपत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आतिशी और तमाम जो अन्य नेता है उनकी महत्वाकांक्षाएं भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की है। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के आरोप है कि ये उनकी आपसी लड़ाई है, आपसी खींचतान है अंदरूनी, और उसमें जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उन्मेष देखा जाए, क्योंकि जो चुनाव के चलते हर तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो सामने नजर आती हैं, वहीं जब हम विपक्षी गठबंधन की बात अगर करें, आप पार्टी जो है उनके साथ है, लेकिन वहाँ अलग खींचतान चल रही है और यहाँ हर एक दल में अलग खींचतान नजर आती है। उसी तरीके से आपकी अगर बात की जाए तो आज जो आतिशी ने कल रात ही इस बात का जिक्र किया था कि सनसनीखेज खुलासा किया जाएगा। अब से पहले भी आपकी तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं कि बीजेपी के द्वारा ये बात कही जा रही है, प्रेशर उनको दिया जा रहा है, ऑफर उनको दिया जा रहा है, लेकिन जब पहली बार ये बातें सामने आई थी तब भी इसके कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मुकुल हमारे दर्शक जानते हैं कि एक बार पहले भी जो है आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही कहा था और तमाम जो है लोगों से ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है उन्हें ये कहा था कि आप नाम बताइए वरना हम आपकी शिकायत कर देंगे पुलिस में, और उन्हें गए भी थे वो पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के, लेकिन उस बार भी जो है निराधार निकला था। और इस बार फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, तमाम नेता हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है गुमराह करने वाली बात है, वो मुद्दे से भटका रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि वो ईडी कहीं उनको भी जो है समन न कर दे, कहीं ईडी उनको भी गिरफ्तार न कर दे, तो अपनी गिरफ्तारी के डर से जो है वो इस तरीके से मनोहर कहानियां बना रहे हैं। मुकुल जी, और मनोहर कहानियां जो है वो शायद खेमेबाजी की वजह से हैं, क्योंकि आपके अंदर भी जिस तरह की खेमेबाजी अब प्रतीत हो रही है तो उसी वजह से एक खेमा है जो इस तरह की शायद कहानियां, या हम कह सकते हैं जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं उसके चलते कोशिश की जा रही है कि अब थोड़ा सा जो ध्यान है इस तरफ भी किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से केजरीवाल अब जो है जेल गए हैं, तो आज नहीं तो कल सही कभी भी जो है जब वो रिजाइन देंगे तो उस रिजाइन देने के बाद या उनके बाद अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या उनकी धर्मपत्नी सुनीता होंगे या फिर जो है आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, इस तरीके से जो तमाम जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनमें से कोई होगा। तो इसी माहौल को देखते हुए वो एक माहौल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है मुकुल की, ये एक माहौल बनाया जा रहा है आपसी खींचतान में कि जो है ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अप्रोच कर रही है, और ये लड़ाई वैसे अगर दरअसल देखी जाए तो ये अंदरूनी लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अप्रोच की बात नहीं है उनको जो है भाजपा ज्वाइन कराने की, बल्कि ये आपसी लड़ाई है। और इस आपसी लड़ाई में जो है कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है तो फिर क्या होगा, या फिर दूसरी तरफ हो सकता है कि उन्हें ईडी का डर जो है सताया जा रहा हो। जी बिल्कुल, ईडी का डर भी है, और डर अगर हम कहते हैं तो कारण जो है उसका वो समझ में नहीं आता कि अगर वो डर रही हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या वो कहीं उस पूरी जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसमें वो कहीं शामिल थी या उनकी क्या भूमिका थी। तो कहीं ना कहीं इस और भी एक संकेत करता है कि अगर जहन में डर बैठा हुआ है तो डर किस कारण से है और किस वजह से इस तरह की जो स्थिति है या जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, दूसरी बात एक सबसे बड़ी ये भी बात है मुकुल, जैसे कि आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि
मेरे निजी आवास पे और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ ईडी जो है अगले 1 महीने में छापा मार सकती है। तो ये जो है आतिशी का ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो जो है इसके आरोप जो है निराधार है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान है। अब ऐसे में देखना होगा मुकुल की आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है नया निकल के आता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी अगर रिजाइन देते हैं या इस्तीफा देते हैं अपने पद से, तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है? क्या ये सचमुच जो है अंदरूनी लड़ाई है या फिर ये जो है केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह पाता है? जी उर्मिलेश, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं खुद को जनता का मुख्यमंत्री बताते थे, और जो जनता है वो शायद अब जान रही है कि किस तरीके से जिस पार्टी को उन्होंने अपना मत दिया था, क्या स्थिति अब वहां पर हो चुकी है। और जाहिर तौर पर अब जैसे जैसे जो चुनाव शुरू होंगे, पहला जो मतदान पहले चरण में जब होगा, उसके बाद से हम देखेंगे कि शायद और जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ बदलाव नजर आएगा। देखिए मुकुल, जैसे कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। वो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और जिस तरीके से वो आए दिन जो है केजरीवाल जो है कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं, तमाम जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको हम जेल के सलाखों के पीछे ले जाएंगे। लेकिन जो 5 साल के दरमियान ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टियों के कई नेताओं पर जो जिस तरीके से आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक संदेह पैदा करते हैं। और इस संदेह के कारण निश्चित तौर से दिल्ली वासियों को भी जो है ये पता चला होगा कि जो पार्टी तमाम लोग जो अन्य लोग थे उन पे ये आरोप लगाती थी कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जेल में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है मुकुल। जी, चुनाव में तो मुद्दा बनेगा ही, लेकिन जिस तरीके से आतिशी ने यहाँ आरोप लगाए कि बीजेपी ये चाहती है कि जो और नेता बाहर हैं, 4 और नेता जो हैं उनको भी समन भेजा जाए, जेल में डाला जाए। एक केंद्रीय एजेंसी जो अपनी कार्रवाई कर रही है लगातार, वो भी निष्पक्ष रूप से, उसको एक राजनीतिक दल के साथ जोड़ के देखा जाता है। और क्या वाकई अगर देखा जाए तो कैसे कोई राजनीतिक दल ये तय कर सकता है कि अगर कोई पार्टी का नेता बाहर है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाए? जी बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से जो है जांच एजेंसियों पर सवाल या निशान उठाया जा रहा है, लेकिन जांच जो एजेंसियां हैं मुकुल वो अपना काम कर रही हैं। अगर इतने ही पाक साफ थे तो आपने जो है फेस करना था। जब आपको इतने समन मिले थे अरविंद केजरीवाल को, इतने समन मिलने के बाद भी आप जो है उपस्थित नहीं हुए ईडी के पास। ऐसे में आप क्या दिखाना चाहते थे? जनता का ये सबसे बड़ा सवाल है, और विपक्षी पार्टियों का भी ये सवाल है कि जब आपको इतने समन मिले थे और आप पे ये आरोप लगा था तो आप इतने दिनों तक क्यों नहीं उपस्थित हुए? तो जांच एजेंसियों पे ब्लेम लगाना कहीं ना कहीं एक अपने आप में ये दिखाता है कि आप इस तमाम चीज को भटकाना चाहते हैं, और ये कहना है जो है विपक्षी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उनका। लेकिन ऐसे में देखा गया है कि जब भी किसी भी नेता पे या किसी इस तरीके के जो लोग हैं उन पे अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठाते हैं, लेकिन इन सवालिया निशानों का ये मतलब नहीं है कि जांच जो है कोई राग या द्वेष से होती है। जांच करने के बाद जो है अगर आप इतने ही शार्प हैं तो आप जांच में जो है कहीं ना कहीं आपको जांच में जो है कह सकते हैं एक तरफ से कि कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। जांच के दौरान आपको जो है सामंजस्य देना चाहिए था, पूरा जो है आपको जो है पूरा के पूरी तरीके से जब ईडी आपको 9 समन कर दिया, आप ईडी के सामने उपस्थित होना चाहिए था, जैसे केजरीवाल के जो है समय पे हुआ है। इस तरीके से जो है ईडी को ब्लेम करना या किसी भी जांच एजेंसी को ब्लेम करना अपने आप में मुझे लगता है, या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जो है राजनीतिक द्वेष के कारण है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ब्लेम गेम जो है वो भी एक नीति बनकर उभरता है जब चुनाव का माहौल होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता उर्मिलेश बता रहे थे किस तरीके से जो आतिशी हैं आपके नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सीधा सीधा एक संसद के खुलासा जो कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है और जल्द ही उनकी भी वो भी जेल में बंद हो सकती हैं। वहीं दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले दिनों राहत नहीं मिली। उन्हें ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आज ईडी को अदालत में जवाब देना है। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल की तारीख जवाब दाखिल करने के लिए दी थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में है। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है।
पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी पेशी हुई। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन के लिए कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के चलते अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई थी और 2 अप्रैल यानी आज पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि पहले भी कंपनी ने इस मामले में कोर्ट से अपनी गलती पर बिना शर्त माफी मांगी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। यह मामला अगस्त 2018 में दायर किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने पिछले 20 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अमेठी में रोक दिया और अदालत पहुंचे और उन्हें जमानत मिल गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। एक बड़ी खबर इस बीच जो यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, वहीं 7 नक्सली घायल भी हुए हैं। सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र गंगलूर इलाके में निकली थी। इसमें DRG, CRPF, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तारिया बटालियन और CAF के जवानों की संयुक्त टीम शामिल थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें लाइट मशीन गन और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया है। साथ ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर से नक्सली हमला हुआ है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में करीबन सुबह 6 बजे से यह नक्सली हमला हुआ है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के पास से कई नक्सल सामान बरामद किया है और लगातार यह जो सर्चिंग अभियान है पिछले कई महीनों से यहाँ पर जारी है, क्योंकि पहले चरण का मतदान जो बस्तर क्षेत्र है इस इलाके में होना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुरक्षा बल है यहाँ पर जो नक्सल गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद है। CRPF, कोबरा बटालियन बस्तर और जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है लगातार जो नक्सल पॉइंट है इस इलाके में नजर बनाई हुई है और पिछले कई महीनों से इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। नक्सलियों के जो मुठभेड़ हुए, जो बीजापुर जो क्षेत्र आता है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी, उस बीच में पुलिस वहां पर सर्चिंग में पहुंची थी। सर्चिंग के बाद नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसमें 4 जो नक्सली को पुलिस वालों ने मार गिराया है। जी बिल्कुल, 4 नक्सली जो हैं वो मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अत्याधुनिक जो यहाँ पर हथियार मिले हैं खासतौर से सोमेश, वो भी अपने आप में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि शायद नक्सलियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले इस तरह का जो माहौल, एक डर का माहौल जो है, जो अभी तक शांति व्यवस्था कायम थी वो ना रहे और एक डर का माहौल पैदा किया जाए। तो जरूर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक जो बस्तर जो क्षेत्र इस इलाके में लगातार नक्सलियों के बीच में एक मुहिम छिड़ी गई है और जिस तरह से जो नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं उसकी भी यहाँ के सुरक्षा बल जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर में इनके पास आधुनिक हथियार कहां से आए हैं। जो लोकसभा चुनाव होना है 19 अप्रैल को यहाँ से पहले चरण का मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली होते हैं तो इस
इलाके में कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी को बताने के लिए यह हमला करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद है। तो जिस तरह से सुरक्षा बलों पर लगातार यहाँ पर सर्चिंग जारी है। जो बस्तर का जो क्षेत्र है, जो बीजापुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, यह घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बार फिर से जो हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस है, इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिली है। उनके खिलाफ में लगातार यह सर्चिंग का अभियान जारी है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और कहीं ना कहीं कुछ देर में बड़ी जी बिल्कुल, तो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो नक्सल प्रभावित जिले हैं खास तौर से, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे, और उसी के चलते जब मुठभेड़ हुई है तो 4 जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया। और अब आइए बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आज पहली चुनावी रैली को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अलावा आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर भी होंगे, जहां वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपुतली से चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक हैं, लिहाजा पार्टी के पक्ष में वो मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। वहीं मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने कहा कि वे नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और वे अपने लोगों के लिए काम कर सकेंगे। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, बस यही फील है मेरा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। पशुपति पारस के साथ समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए की सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी और जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग देगी। भाजपा से बेटिकट हो चुके बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में अजय निषाद कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। महागठबंधन से मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस को मिली है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर विजयी रहे हैं। इस बार भाजपा ने राजभूषण चौधरी को मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बिहार की सारण सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में पहली बार ताल ठोक रही हैं। आज उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेकर प्रचार अभियान शुरू किया है। सारण सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से उनका मुकाबला है। रोहिणी ने दावा किया कि बिहार में इस बार सभी 40 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कोलकाता उत्तर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया। कोलकाता उत्तर सीट पर 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होगा। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान खोवाई में एक रोड शो में वो शामिल हुए। गौरतलब है कि त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं। त्रिपुरा पश्चिम के लिए प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि त्रिपुरा पूर्व के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। पिछली लोकसभा में त्रिपुरा की दोनों सीटें भाजपा ने जीती थीं।
और बात मध्य प्रदेश की, जहां छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बहू प्रिया नकुलनाथ अपने पति नकुलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान वह अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए हिम्मत न हारने की बात कहकर उनका उत्साहवर्धन करती हुई नजर आईं। भारतीय जननायक कांची के संस्थापक और पेरम्बलूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार टी.आर. पारीविंदेर ने अलादी गांव से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 39 है और सभी सीटों पर एक साथ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु के मंत्री डॉक्टर पलानिवेल त्यागराजन ने आज मदुरई में माकपा उम्मीदवार सु वेंकटेशन के समर्थन में रोड शो किया। इसके साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में चुनावी हुंकार भरेंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटों पर और उसकी सहयोगी जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा अमित शाह बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में बेंगलुरु शहर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों से लगभग 5000 भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस आयोजन का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत को मजबूत करना है। अमित शाह भाजपा के बेंगलुरु ग्रामीण उम्मीदवार डॉक्टर CN मंजुनाथ के लिए प्रचार करने के लिए चन्नापटना जाएंगे। डॉक्टर CN मंजुनाथ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार DK सुरेश से है, जो उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के भाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के रामनगर में चिकनमलूर से DT राम सर्कल चन्नापटना तक एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें नागरिकों के साथ संवाद भी किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरण में पूरे होंगे, लिहाजा तय रणनीति के अनुसार बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार किया है। नड्डा आज जबलपुर और शहडोल में होंगे, जहां वो चुनावी रैली तो करेंगे ही, साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और चुनावी स्थितियों का जायजा लेंगे। जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव सम्मेलन को संबोधन करेंगे। इसके बाद शहडोल में उनकी चुनावी रैली होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 10वीं सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के अकोला से अभय काशीनाथ पाटिल को टिकट दिया गया है, जबकि कादियाम काव्या वारंगल तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी अब तक कुल 214 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने इससे पहले 9 अलग अलग सूचियों में 212 उम्मीदवार घोषित किए थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आगरा सीट से सुरेश चंद कदम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने मेरठ सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब सरधना विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। मेरठ सीट से इससे पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने मेरठ सीट से रामायण में भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं आगरा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को मतदान होगा। मेरठ सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव और आगरा सीट से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है।
और फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को सीओजी नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने बेसिक फोन का इस्तेमाल किया है। फोन करने वाले ने 14 सेकंड में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। जेल अधीक्षक की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धमकाने वाले नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बांदा मंडल जेल में ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कैद था। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने पर मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने बेतुके प्रयासों पर कायम है। हम ऐसे प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। मनगढ़ंत नाम देने से ये वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हमेशा रहेगा। कोई नाम बदलने से ये तथ्य नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरत में कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब तक सीमा पर तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान के साथ व्यापार की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद का जवाब आतंकवाद का मुकाबला ही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से भौगोलिक नाम दिए जाने की कड़ी निंदा की है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा है कि मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा करता हूं। चीन तमाम बेबुनियाद दावे करता रहा है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लोग परम देशभक्त भारतीय हैं। वहीं दिल्ली में राजपुरा रोड के पास एक प्रसिद्ध कचौरी की दुकान में तेज रफ्तार कार के घुस जाने से कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कचौरी की दुकान पर खड़े हैं। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार लोगों को टक्कर मारते हुए दुकान के अंदर घुस जाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज गति के कारण ये जो गाड़ी थी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, ये अंदर आती है, जिससे पता चलता है कि जो ड्राइवर था उसका नियंत्रण शायद गाड़ी पर नहीं रहा और अनियंत्रित होकर बड़ी तेजी के साथ ये गाड़ी अंदर आई, जिसके बाद कई लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। गाजा के दीर अल बलाह इलाके में हवाई हमले में एक और सरकारी संस्थान के 7 लोगों की मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि इस हमले में मारे गए लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मारे गए लोगों में पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नागरिकों के साथ एक फिलिस्तीनी नागरिक भी शामिल है। इजराइल की सेना ने कहा कि दुखद घटना की परिस्थितियों को समझने के लिए बड़े स्तर पर समीक्षा कर रही है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामक एनजीओ ने गाजा में पिछले 175 दिनों में 4.2 करोड़ खाने के पैकेट की आपूर्ति की थी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में समाचार चैनल अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगा दी है।
संसद द्वारा एक कानून पारित करने के बाद नेतन्याहू ने आतंकी चैनल को बंद करने का संकल्प जताया। यहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल जजीरा पर इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, 7 अक्टूबर के हमास हमलों में भाग लेने और इजरायल के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। सीरिया में लगातार हुए हवाई हमलों में दमिश्क में ईरानी दूतावास के काउंसलर प्रभाग को नुकसान पहुंचा है। सीरिया के अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने इजरायल पर इन हमलों का आरोप लगाया है। इजरायली सेना ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। सीरिया के अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार जनरल अली रजा जैदी की मौत हो गई है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता केरिन जीन पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट से अवगत हैं और टीम इस पर गौर कर रही है। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट की ओर आज एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच नजदीकी सैन्य संबंध बढ़ने की चिंताओं के बीच अमेरिका और इसके प्रमुख एशियाई सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान आपस में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। वहीं फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का एक मसौदा प्रस्तावित किया है, जिसमें फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गाजा पट्टी में होने वाली संभावित युद्ध विराम और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इस प्रस्ताव के बारे में संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस दी रिवियर ने कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत फ्रांस गाजा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम की मांग करता है। साथ ही हमास द्वारा गाजा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करता है। फ्रांस के राजदूत ने कहा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में नो वोट की आवश्यकता होगी। हमें उम्मीद है कि फ्रांस के अलावा 4 अन्य स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन द्वारा इस प्रस्ताव के विरोध में वीटो नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने पिछले महीने गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की बिना शर्त तत्काल रिहाई की अनुमति देने वाले मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। वहीं फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेलों को देखते हुए सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रूस के मॉस्को में हाल ही में हुए हमले के बाद से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का फैसला किया। अमेरिका से निकाले गए 368 प्रवासियों को लेकर 3 विमान ग्वाटेमाला सिटी पहुंचे। इन प्रवासियों में से ज्यादातर को अमेरिका मेक्सिको सीमा पर पकड़ा गया था। ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका से और विमान प्रवासियों को लेकर आने वाले हैं। ग्वाटेमाला के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 162 उड़ानों से 19,000 से अधिक प्रवासी ग्वाटेमाला वापस लौट चुके हैं। इटली के वेल कैमोनिका के इडोलो शहर में चक्रवाती बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। इस इलाके से कम 15 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इडोलो शहर में सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है और इमारतों की सीढ़ियों पर कीचड़ युक्त पानी बहता देखा जा सकता है। राहत और बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। इडोलो से अफ्रीका को जोड़ने वाली सड़क को मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। और बात करते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। अपने पिछले मैच में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को मात दी थी। वहीं आरसीबी को पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ तालिका में 6ठे स्थान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 मैच में 1 जीत और 2 हार के बाद तालिका में 9वें स्थान पर है। पिछले कुछ समय से भारत में पारंपरिक खेलों को काफी बढ़ावा मिला है। ऐसे में इन खेलों के लिए सामान बनाने वाली कंपनियों का काम भी काफी बढ़ गया है। ऐसी ही एक कंपनी है ग्रेवोलाइट, जो भारत में स्पोर्ट्स मैट का निर्माण करती है।
कुश्ती के लिए मैट बनाने वाले ग्रेवोलाइट ने भारत के पारंपरिक खेल जैसे कि कबड्डी, खो खो के साथ साथ योगा के लिए भी मैट की आपूर्ति की है। प्रो कबड्डी, कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के लिए मैट बनाने वाली ग्रेवोलाइट अब ओलंपिक खेलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने ग्रेवोलाइट के निदेशक पारस माहेश्वरी से उनके सफर पर विशेष बातचीत की। इंडोर स्पोर्ट्स में जो मैट की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। या आप कबड्डी की बात करें, खो खो की बात करें या फिर रेसलिंग की बात करें। और अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो ये मैट बना रही है सिर्फ देश के लिए नहीं जब बल्कि विदेश में भी जो खेले जाते हैं ये गेम्स उनके लिए भी, तो अचंभा नहीं है। मिलते हैं पारस माहेश्वरी से, डायरेक्टर है ग्रेवोलाइट के, और ये बनाते हैं ये मैट जो कि देश में नहीं विदेशों में भी अब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो पारस ये बताइए कि ये जो मैट है ये आप अभी इस वक्त यूज़ हो रहा है खो खो में, रेसलिंग में भी यूज़ होता है और कबड्डी में यूज़ होता है, तो इसका आप लोग कैसे इसको लेके जा रहे हैं आगे? ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप लोग यूज़ कर रहे हैं? जी सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो दुबई में कंडक्ट हुई थी अंडर द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमने वहाँ पे सप्लाई करा था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में थ्रू आवर वेंडर वी सप्लाइड दीज, हमने ये वाले मैट सप्लाई करे थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी यूज़ हुए थे। इसको क्या हम देख पाएंगे कुछ सालों में कि ऐसे मैट्स ओलंपिक में भी यूज होंगे? क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स में ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इंडियन कंपनी के लिए। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत जल्दी ऐसा देखने को मिलेगा? सर बिल्कुल, जो ओलंपिक्स में लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में ऑक्टागन मैट्स यूज़ हुए हैं। ऑक्टागन मैट्स वी आर द फर्स्ट, हम पहली इंडियन कंपनी है जिन्होंने ऑक्टागन मैट्स इंडिया में होमोजीनियसली बिल्कुल प्रोड्यूस करे हैं। एंड वी हैव सेंट इट आउट टू मल्टीपल वेन्यूज़, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र केसरी हो गया और इंडियन बड़ी रेसलिंग इवेंट्स जो होते हैं। उसके अलावा द अदर रेवोल्यूशन विल बी द रोल इन मैट्स। रोल इन मैट्स बेसिकली गेम प्ले को बहुत फास्ट कर देते हैं और गेम प्ले को फास्ट करने के साथ साथ प्लेयर्स की इंजरीज बताते हैं, सारी चीज़ करते हैं। एंड हम दुनिया में सेकंड कंपनी होंगे जो ये मैट्स बना रहे होंगे। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है कि ये जैसे ओलंपिक में अलग तरीके का मैट होता है उसके लिए अलग स्पेसिफिकेशन होती है, उसके लिए अलग से आप लोगों को परमिशन लेनी होती है? जी सर बिल्कुल, स्पेसिफिकेशंस के पार्ट पे द UWW जो बॉडी होती है जो गवर्न कर रही है वो ग्लोबल रेसलिंग को, तो उनकी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिसको हम फॉलो करते हुए अपना मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। उसको टेस्टिंग के फेजेस के थ्रू, उसको QC के फेजेस के थ्रू निकाल के फिर वो मटेरियल तैयार होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे को UWW का सर्टिफिकेट चाहिए होता है दैट वी आर एक्चुअली अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम UWW। सो हम वो वाली चीज़ के भी प्रोसेस में है सर। वील बी वेरी सून गेटिंग दैट सर्टिफिकेट। और आई एम होपिंग कि अगर सारी चीज़ें अच्छी रही और हमारे को ऐसी सपोर्ट सारे अच्छे प्लेयर्स और कोचेस से मिलता रहा तो हम बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम UWW का सर्टिफिकेट भी लाएंगे, मे बी बाय नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट कमिंग ओलंपिक सीजन। सो वी विल बी डिलीवरिंग इट टू देम। ये कितने सस्ते होते हैं इंटरनेशनल, जब मार्केट में आप खरीदने जाते हैं उन मैट से कितना सस्ता होता है? सर तो इंटरनेशनली अगर आप आज भी देखें जो बेसिक मैट होता है, ऑलमोस्ट डिलीवरिंग दीज पर्टिकुलर सेट्स एट 50% और 55% ऑफ द कॉस्ट। तो वो इवेंचुअली हमारी गवर्नमेंट का अच्छा हार्ड एंड मनी बचाता है, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे बचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात की। तो ये पारस माहेश्वरी थे, डायरेक्टर ग्रेवोलाइट के, जो बता रहे थे कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा भारत में बना एक इंटरनेशनल मैच जो कि ओलंपिक में भी यूज हो सकता है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का परिदृश्य और नवाचार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में मौजूदा दुनिया भर के देशों से आए शिक्षाविदों ने भारतीय ज्ञान और परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत ने अपनी सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं से वैश्विक जगत को शिक्षा रूपी संस्कार दिए हैं।
बदलते दौर में दूरस्थ शिक्षा के जरिए भारत की सीमाओं के पार जाकर भारतीय ज्ञान का वैभव बढ़ाने में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भूमिका सराहनीय रही है। इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने नोएडा स्थित मुख्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। NIOS और कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सेम का द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का परिदृश्य और नवाचार विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मौजूद NIOS के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत ओपन एवं डिस्टेंस मोड के लक्ष्यों में 2030 तक आत्मनिर्भर बनना हमारा लक्ष्य है। शिक्षा मंत्रालय, उसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी से हमारे MOU और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम रन करते हैं और देश पे बड़े पैमाने पे 2030 तक हमें 100% साक्षरता स्कूली शिक्षा में लाना है। उसके साथ साथ स्किलिंग, जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह कलसी ने मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता को सराहा। सारी एजुकेशन पद्धति में ही वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किलिंग का बहुत महत्व है। इस समय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक जो वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग है, ये हर लेवल पर एजुकेशन में इसको शामिल किया गया है, इसको इंटीग्रेट किया गया है। सम्मेलन के दौरान कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया के निदेशक डॉक्टर B शद्रच ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में इस तरह के कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होंगे। विश्वगुरु बनाने के लिए बहुत चीज तो करनी है हम, बट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग अ विश्वगुरु इज एजुकेशन। एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर एनी डेवलपमेंट। अभी एजुकेशन शुड ट्रांसलेट इनटू ऑन वन हैंड our Indian citizens becoming global citizens. कार्यक्रम में मौजूद तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह और डॉक्टर हरि सिंह गौर, विश्वविद्यालय सागर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति देश को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। टेक्नोलॉजी ने दूरी समाप्त कर दिया है, तो उसके जरिए हम बाहर के लोगों को एक्सेस कर रहे हैं और उनको भी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका स्वाद उनको भी मिल रहा है। जो हम लोगों का टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, जो हजारों साल से चल रहा है। प्राचीन काल से ही भारत एक विश्व गुरु कहा जाता आ रहा है, लेकिन गत वर्षों में ये लगा कि दुनिया आगे निकलती चली जा रही है। लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, हम लोगों ने पुनः इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया है। सम्मेलन में मौजूद NIOS के निदेशक एकेडमिक डॉक्टर राजीव कुमार, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिरदौस अहमद और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने भी दूरस्थ शिक्षा की महत्ता को रेखांकित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाने आए कनाडा, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश सहित अन्य देशों से आए शिक्षाविदों ने भी अपने विचार रखे। सेमिनार में वर्चुअली जुड़े कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा के अध्यक्ष प्रोफेसर पीटर स्कॉट और निदेशक टोनी मेज के अलावा सम्मेलन में मौजूद NETF के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का परिदृश्य और नवाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला। OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते आप देखिए कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार। सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। कंपनी को 29,810 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, जो बीते साल की तुलना में 11% अधिक है। इससे पहले 2022 और 23 में भी कंपनी ने 9% की ग्रोथ हासिल की थी। तब कंपनी को कुल 26,928 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक अब फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक उड़ान नहीं भरने की स्थिति पर उसमें बैठे यात्री विमान से बाहर निकल सकेंगे। पहले विमान में बैठने के बाद उड़ान में काफी देरी होती है और उस बीच यात्रियों को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई 5% बढ़ी है। इस अंतिम तिमाही में बल मिला है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में 1.59 अरब टन वस्तुओं की ढुलाई की है। यह वृद्धि प्राथमिक रूप से कोयले और लोहा अयस्क के कारण हुई है।
जिसकी सामान्यता रेलवे की कुल ढुलाई में बड़ी हिस्सेदारी होती है। रेलवे ने कुल 7,876.1 लाख टन कोयले की ढुलाई की, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि लोहा अयस्क की ढुलाई 1,809.5 लाख टन रही, जो 13% अधिक है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को 341 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड के लिए नोटिस मिला है। कंपनी ने ये जानकारी दी है। इंफोसिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये टैक्स डिमांड नोटिस असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए मिला है, जिसका असर कंपनी के शेयर्स में भी देखने को मिला। इंफोसिस का कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर कर रही है। वाहन विनिर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने मार्च में 27,180 इकाइयों की बिक्री के साथ अब तक की सर्वाधिक मासिक थोक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने मार्च के थोक बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि उसकी आपूर्ति पिछले महीने 25% बढ़कर 22,910 इकाई हो गई। एक साल पहले की समान अवधि में उसने 21,783 वाहनों की बिक्री की थी। वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कंपनी ने 2,63,512 इकाइयों की अब तक की सर्वाधिक थोक बिक्री दर्ज की, जो 2022-23 में 1,77,683 इकाइयों की तुलना में 48% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए अपने लोन रेट को बढ़ा दिया है। अब ग्राहकों के लिए भविष्य में लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग रेट में 10 आधार अंकों यानी 0.10% की बढ़ोतरी की है।